आप सभी का तहे दिल से स्वागत है सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट अवार्ड्स 2012 की इस शाम में। सीएनबीसी आवाज देश का नंबर 1 बिजनेस न्यूज चैनल और आरआर काबिल लेकर आए हैं सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट अवार्ड्स 2012। ये अवार्ड्स भारत के सबसे बड़े और विश्वसनीय रियल एस्टेट अवार्ड्स हैं और ये कोशिश है उन डेवलपर्स और बिल्डर्स को सम्मानित करने की जिन्होंने रियल एस्टेट इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। And we are delighted to inform you that this is our 6th successful year of Real Estate Awards. इससे पहले हम अवार्ड्स की शुरुआत करें, आइए आपको सुनाते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण का एक खास संदेश। रियल एस्टेट के बारे में, जो कि हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और जिससे मुंबई की जो नागरीकरण की समस्याएं हैं, जो बड़े बड़े महानगर हमारे बन रहे हैं, जैसे ठाणे में, नई मुंबई में, पुणे में, नागपुर में, उन महानगरों की समस्याएं हैं, रहने के घरों की समस्याएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं हैं। उस समस्याओं का हल ढूंढने वाला ये क्षेत्र है रियल एस्टेट का क्षेत्र। महाराष्ट्र पहला राज्य है देश का जिसने एक हाउसिंग रेगुलेटर बनाया है। महाराष्ट्र पहला राज्य है जिसने हर एक बड़े बिल्डिंग प्रोजेक्ट में 20% गरीब तबके के लोगों के लिए आरक्षण रखा है और इस तरह से एक सामाजिक न्याय, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करके आम आदमी के लिए हम नीतियां बनाते रहेंगे। और मेरा मानना है कि रियल एस्टेट के सेक्टर में, उद्योग के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में महाराष्ट्र प्रथम क्रमांक पर बना रहेगा। धन्यवाद। पृथ्वीराज चव्हाण जी की उस संदेश के साथ आइए शुरुआत करते हैं अवार्ड्स के सिलसिले का। सीएनबीसी आवाज पिछले 5 सालों से लगातार रियल एस्टेट इंडस्ट्री में किए गए बेहतरीन काम को सम्मानित करता रहा है और आज की शाम भी ऐसी ही एक शाम है जहां हम अपनी इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं। सो इट्स टाइम टू किक स्टार्ट द अवार्ड्स नाइट, बट बिफोर दैट लेट्स टेक अ क्विक लुक एट द जर्नी फॉर दिस ईयर्स अवार्ड्स। हाउसिंग, अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मुश्किलों से आगे बढ़कर रियल एस्टेट सेक्टर छू रहा है तरक्की का आसमान और कर रहा है हर रोज एक नए भारत का निर्माण। आरआर काबिल प्रेजेंट्स सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट अवार्ड्स 2012। इस साल देश के सबसे बेहतरीन बिल्डर्स, डेवलपर्स, आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर्स का चुनाव किया गया है प्रोजेक्ट, क्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी और कंज्यूमर सैटिस्फैक्शन के आधार पर। 8000 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स, देश के 12 प्रमुख शहर और 2-फेज्ड प्रोसेस जिसको लीड किया एक जानी मानी जूरी ने। प्रदीप चौधरी, केकी मिस्त्री, अनुज पुरी, संजय दत्त, अख्तर चौहान, अल्फाज मिलर, अरुण नंदा, किशोर बियानी, जिया मोदी, अनिल हरीश, जयराम श्रीधरन। एक बेहद साइंटिफिक और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के बाद चुना गया उन्हें जो थे सबसे बेहतर। इतना ही नहीं, पहली बार नेशनल लेवल पर देश के अलग अलग शहरों के बिल्डर्स को सिटी अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। यही कारण है कि आज ये अवार्ड्स देश के सबसे क्रेडिबल और सबसे बड़े रियल एस्टेट अवार्ड्स हैं। तो आइए करते हैं उनका सम्मान, जिनकी वजह से मिल रहा है रियल एस्टेट सेक्टर को वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा। आरआर काबिल प्रेजेंट्स सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट अवार्ड्स 2012। इस साल के रियल एस्टेट अवार्ड्स कई मायनों में खास है क्योंकि यहां से हम एक नई शुरुआत, एक नई पहल कर रहे हैं। इस साल पहली बार हम सिटी स्पेसिफिक अवार्ड्स देने जा रहे हैं, जिसके पीछे यह सोच है कि रियल एस्टेट में शानदार काम करने वाले ज्यादा से ज्यादा शहरों को एक नई पहचान मिले और रियल एस्टेट अवार्ड सिर्फ दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रोज तक सीमित ना रहे। रियल एस्टेट अवार्ड्स 2012 के मुंबई सिटी राउंड में 70% और 100% कंप्लीट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कैटेगरी में विजेता रहे मोहन वैली, ओबरॉय स्प्लेंडर, मेफेयर सिल्वर एंड मेफेयर विरार गार्डन, दी इंपीरियल, कल्पतरु गार्डन्स, सुप्रीम सिग्नेचर, वन अविग्ना पार्क,
तो वही कमर्शियल प्रोजेक्ट की कैटेगरी में यह अवार्ड रहा फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के नाम। तो रिटेल प्रोजेक्ट कैटेगरी में यह अवार्ड रहा इन्फिनिटी मॉल के नाम। पुणे में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट 70% और 100% कंप्लीट प्रोजेक्ट्स की कैटेगरी में जिन प्रोजेक्ट्स ने बाजी मारी उनमें शामिल रहे उमंग होम्स फेज 1, आईवी एस्टेट, करोला रियल्टी, महिंद्रा रॉयल, लुंकड सिटी व्यू, अमर रेनेसांस, अमनोरा रेजिडेंशियल सेक्टर R5 एंड एस्पायर टावर्स रेजिडेंशियल सेक्टर R2, नैकनवारे प्राइड, AOP। इस कैटेगरी में बेस्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट रहा इयॉन फ्री जोन। वही बेस्ट रिटेल प्रोजेक्ट कैटेगरी में बाजी मारी इनऑर्बिट मॉल ने। अहमदाबाद में 70% और 80% कंप्लीट प्रोजेक्ट्स की कैटेगरी में बेस्ट प्रोजेक्ट का अवार्ड रहा सावी सोलारिस, स्वागत सिटी एंड स्वागत फ्लेमिंगो, वेदिका एक्सोटिका, संकल्प ग्रेस, गोदरेज गार्डन सिटी के नाम। तो वही कमर्शियल प्रोजेक्ट कैटेगरी में विजेता रहा एस्कॉन एलिगेंस और बेस्ट रिटेल प्रोजेक्ट का अवार्ड रहा अल्फा 1 मॉल के नाम। बेंगलुरु में बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट 70% और 100% कंप्लीट कैटेगरी का अवार्ड जीता अजमेरा इन्फिनिटी, ब्रिगेड गेटवे रेजिडेंस, कासा गोपालन, शोभा एलीट और पेबल बे ने। तो वही बेस्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला ब्रिगेड गेटवे WTC को और बेस्ट रिटेल प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला ब्रिगेड गेटवे ओरायन को। चेन्नई में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट 70% और 100% कंप्लीट कैटेगरी में विजेता रहे एडेना एंड मेट्रोपोलिस, KGI's मैग्नोलिया, फाउंटेन स्क्वायर टेराकोटा एंड इन्फिनिटी ने। और बेस्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला DLF IT SEZ को। हैदराबाद में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट 70% और 100% कंप्लीट कैटेगरी में अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट्स रहे ट्रेंड सेट विंस, लैंको हिल्स टेक्नोलॉजी पार्क, रैमकी टावर्स, क्विसेंट हाइट्स। तो वही बेस्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट कैटेगरी का अवार्ड रहा वेव रॉक के नाम और बेस्ट रिटेल प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला इनऑर्बिट मॉल को। कोची में 70% और 100% कंप्लीट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कैटेगरी में अवार्ड जीतने वाले प्रोजेक्ट्स रहे स्काईलाइन इंपीरियल गार्डन्स एंड स्काईलाइन आईवी लीग और प्रेस्टीज नेपच्यून कोर्टयार्ड। NCR में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट 70% और 100% कंप्लीट कैटेगरी में बाजी मारी शिप्रा नियो, द एटलांटिस, द मैग्नोलियाज, क्वींस कोर्ट, आशियाना आंगन, एटिस एडवांटेज, पार्श्वनाथ एक्सोटिका। तो बेस्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट का अवार्ड रहा DLF एम्पोरियो एंड DLF साइबर सिटी के नाम। कोलकाता में 70% और 100% कंप्लीट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में अवार्ड जीतने वाले प्रोजेक्ट हैं उजास, गोदरेज प्रकृति, तिरुपति। तो वही कमर्शियल प्रोजेक्ट में बाजी मारी गोदरेज वाटर साइड ने और रिटेल प्रोजेक्ट का अवार्ड रहा सिटी सेंटर मॉल के नाम। CNBC आवाज रियल एस्टेट अवार्ड्स 2012 की शुरुआत हो चुकी है और अब आगे बढ़ने से पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी उस शख्स को जिनके नेतृत्व में CNBC आवाज पिछले 8 सालों से लगातार आगे बढ़ा है और आज देश का नंबर 1 बिजनेस न्यूज चैनल है। प्लीज जॉइन योर हैंड्स फॉर मिस्टर संजय पुगलिया, एडिटर इन चीफ ऑफ CNBC आवाज। सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद अदा करता हूं और विजेताओं को, आज के जो विजेता हैं, बहुत बधाई देता हूं कि ये हमारा छठा अवार्ड है, लेकिन कई मायनों में पहला है क्योंकि हमने फाइनेंशियल से इसका फोकस हटा करके प्रोडक्ट पर किया। हमने कहा कि कोई डेवलपर जब प्रोजेक्ट बनाता है तो उसका कंसर्न ये है कि ये प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा हो, इफ़िशिएंट ढंग से पूरा हो, उसको अच्छी मार्जिन मिले और वो वक्त पर बेच पाए।
इसलिए हमने कहा कि जो प्रोजेक्ट 100%, 70% कंप्लीट हो रहे हैं, जिसकी क्वालिटी के नाते चीज़ अच्छी है, अच्छा प्रो होम बायर एग्रीमेंट साइन करते हैं, ऐसे लोगों को हम चुनें और सम्मानित करें। तो एक्सीलेंस हमारे दिमाग में एक सबसे बड़ी चीज़ थी, क्रेडिबिलिटी दूसरी बड़ी चीज़ थी। इस वक्त देश जिस मुकाम पे खड़ा है, ये मैसेज देना ज़रूरी है सारे स्टेक होल्डर को कि आपके काम को देखा जा रहा है और जो अच्छा करेगा वो विजय हासिल करेगा, वो रिकॉग्निशन हासिल करेगा और एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर पॉलिसी मेकर को भी प्रभावित कर पाएगा। दूसरी हमने एक नई चीज़ की, वो ये कि इस बार हमने एक बहुत ही शानदार, बहुत ही पावर पैक्ड जूरी बनाई। तो इन जूरी के साथ बैठ करके हमने कहा कि आप अगर कन्विंस होंगे, आप जिसको चुनेंगे, हमने जो डेटाबेस बनाया है और पहली बार 8000 के आसपास के एक डेटाबेस में से सिलेक्ट करके फिर उसको फिल्टर करके हम इस मुकाम पर पहुंचे जहां आज आप में से कुछ लोग पहुंचे हैं। सीएनबीसी आवाज़ की कोशिश रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर के किसी और अवार्ड के जैसे नहीं रही कि हम थोड़ा अपने को किनारे खड़े कर लें, थोड़ा दूर खड़े कर लें, किसी थर्ड एजेंसी से नॉलेज पार्टनर बना करके उनसे असेसमेंट करा लें। इसको हमने ओन किया है। क्यों किया है? क्योंकि इस इंडस्ट्री के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। कॉरपोरेट अगर कास्ट सिस्टम है तो उसमें रियल एस्टेट थोड़ा नीचे आता है, दूसरे सेक्टर ज़रा ऊपर आते हैं। जबकि किसी भी देश की इकोनॉमी को चलाने में, ग्रोथ को चलाने में, जल्दी जॉब क्रिएट करने में और हिंदुस्तान की 1 बिलियन से ज़्यादा आबादी के घर का सपना पूरा करने का जिम्मा आप लोगों का है। सबसे टफ इन्वायरमेंट पे आप लोग काम करते हैं, सबसे मुश्किल इकोसिस्टम में आप लोग काम करते हैं और उसके बाद भी आप लोग इतना शानदार काम करते हैं। तो फिलहाल अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं, बाकी बातें मैं पैनल डिस्कशन में लाऊंगा। आप सब लोगों के ऊपर बहुत बहुत बधाई और यहाँ आने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रोएक्टिव लीडरशिप जो है आपके रियल एस्टेट की, वो पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है, ऑल इंडिया पैनल। सबसे पहला सवाल हीरानंदानी साहब आपसे, बहुत ख़राब मूड था, अब लगता है कि थोड़ा मूड ठीक हुआ है और कुछ एक्टिविटी हुई है। और इधर हमने एक बात सुनी है कि सरकार से ये कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट पर पैसे दो, ये कहा जा रहा है कि होम बायर के लिए लोन सस्ता करने का काम करें। तो क्या एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा है या अभी भी आपको फिक्र है कि 2013 थोड़ा सा शांत सा रहेगा, थोड़ा सा स्लो रहेगा? ओवरऑल इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट के बारे में तो दो बात रहती है कि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट कैसे रहे, सरकार की जो पॉलिसीज है उसके ऊपर निर्भर है। लेकिन रियल एस्टेट के बारे में हम ज़्यादा गौर करें तो एक बात रहती है कि वी हैव बीन अ थरर कंप्लीट 100% फेलियर। वी हैव नॉट सक्सीडेड टू हाउस पीपल इन इंडिया एंड जो ग्रोथ रेट रहा है वो जैसे टेलीकॉम में बढ़ गया, रिटेल में बियानी साहब ने किया, या एविएशन में दूसरे अलग अलग एयरलाइंस ने किए पॉलिसी के द्वारा। मेरे अंदाज से जो हाउसिंग्स की पॉलिसीज रही है और जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, आई थिंक वी आर द बिगेस्ट फेलियर्स टू द पीपल ऑफ इंडिया। प्राइसेस लगातार हम बात करते रहे हैं। What are the kind of factors that you think are still driving you all to hold on to the prices, and we all keep saying and predicting that prices will actually soften? So what is your price outlook? See, the price outlook, we can't put the blame on the developers to bring the prices down. When all the other prices which is going up, including your bulk materials or even your sand, cement, steel, any material which is contributing to build a home today is costing more and more. Year and year, the escalation is going on. At that point of time, if the developer is not putting all these 118 contributions which is going into the project, he can't deliver a project on time. So softening the prices, it can't happen only by cutting down the prices from the developer. Right. बोमन, आप इस पे कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि दो तरह का ट्रेंड है कि बॉम्बे में इन्वेंट्री है, सेल नहीं है, और पूना वाले और बेंगलोर वाले खूब बना रहे हैं और खूब बेच रहे हैं। ये दो अलग अलग ट्रेंड है और हम लोगों को कभी भी रियल एस्टेट को एनालाइज करने में कोई एक जनरलाइज्ड तरीके से बात नहीं करनी चाहिए।
देखिए, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के प्राइसेस के बारे में जहाँ तक बात है, वो लैंड रिलेटेड लार्जली रहते हैं, और जब तक लैंड रेट्स हाई रहेंगे और प्रोसीजर जो अप्रूवल का रहेगा वो अगर 2 साल या 2.5 साल अगर लगने वाला होगा, तो इसमें जो इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगी उसकी वजह से लैंड रेट्स, उसकी वजह से रियल एस्टेट का दाम बढ़ता जाएगा। क्या क्या इस वक्त इश्यूज हैं जो पॉलिसी के तौर पर आप लोग समझते हैं कि अभी भी नहीं किया गया तो यही हालत बनी रहेगी और हर साल हम लोग यही बात करते रहेंगे? अफोर्डेबिलिटी के ऊपर बहुत अच्छी डिबेट्स हो गई हैं और अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर एक बहुत अच्छी पॉलिसी आ रही है एंड इट इज़ लाइकली टू कम इन नेक्स्ट मे बी फ्यू वीक्स ओनली। उसमें 60 स्क्वायर मीटर्स तक के जो आपके हाउसिंग हो गए विच आर लार्जली अकाउंटिंग फॉर अबाउट 80% प्लस ऑफ द पॉपुलेशन, जी, उन सब की अफोर्डेबिलिटी में आप देखेंगे आने वाले टाइम पे घर हो जाएगा। And this is a good news for everyone, let me tell you, for all the developers. Although I'm not the minister, but I have been from the RIDCO side, I've been closely working with government to get it implemented. And it has, policy is already finalized, final draft has already been made, and the announcements will be there. This up to 60 square meters will be coming under infrastructure sector, number one. So you get all the tax concessions, your FAR, FSI, population density norms are being multiplied to such extent, because this was the question right now, कि अगर आप FSI बढ़ा दें, FAR बढ़ा दें तो cheaper हो जाएगा जी। So that is being enhanced dramatically. अब जो टाउनशिप के बारे में या किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में जो नए रूल्स आए हैं, वहाँ पर ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को साथ में हाउस करने की जो बात की जा रही है, इन सब चीज़ों को लेकर के आप या आप जैसे जो दूसरे बिजनेसमैन हैं उनका रिस्पॉन्स क्या है? कुछ प्रैक्टिकल दिक्कतें नज़र आती हैं कि नहीं हो पाएगा, या आप लोग करने को तैयार हैं ये काम? 2-3 चीज़ संजय जी, आपने प्राइस की बात कही, यकीन मानिए सबसे ज़्यादा प्राइस को लेकर चिंतित शायद डेवलपर है, बिकॉज आज जो प्राइस है उसके ऊपर वॉल्यूम संभव नहीं है। एंड क्लियरली अगर हम there is a whole breed of young developers today who want to do volumes and not value. हम वॉल्यूम करना चाहते हैं। आज हमारी क्षमता जो है उससे हर एक आदमी प्रॉब्ली 10% 20% के ऊपर काम कर रहा है, तो क्षमता है एंड हम डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा अगर आप रंज देखें या हमको हमारे खुद के अंदर क्रोध है कि हम वो नहीं कर पा रहे हैं क्लियरली। एंड सोल्यूशन का जहां तक सवाल है, सोल्यूशन इज एक्सट्रीमली सिंपल। इनफैक्ट लैंड की जरूरत नहीं है, FSI की जरूरत है। आज अगर इंडिया के ग्रीन कवर को बचाना है हमें, तो हमको FSI देने की जरूरत है, बिकॉज पूरे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन और आबादी इतनी है कि पूरा देश भर सकता है। अगर आप छोटे छोटे घर बनाते जाएंगे, आप ग्राउंड फ्लोर के घर पूरे हिंदुस्तान को जो चाहिए पूरा देश भर जाएगा। अगर गूगल मैप आप अगले 15-20 वर्षों के बाद देखेंगे, so ग्रीन कवर को अगर बचाना है तो इनफैक्ट if any one of us have any love for the green issues of this country, we should increase the वर्टिकल। बिल्कुल। ललित जी, आपसे ये पूछना चाहूंगा, वित्त मंत्री जी ने पिछले दिनों कहा कि प्रोजेक्ट पर फाइनेंस करें बैंक्स, उन्होंने कहा कि होम लोन को सॉफ्टन करें। अच्छी बात कही, हमको भी लगा कि क्विकली ये साइकिल चलाया जा सकता है। अब आप किन बातों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि फंडिंग और नए इन्वेस्टमेंट की पाइपलाइन जब तक आप नहीं खोलेंगे तब तक ये बातें तो आगे बढ़ेंगी नहीं? ऐसा है, बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है RBI और फाइनेंस मिनिस्ट्री में। हम ये बात बार बार कह रहे हैं, और आपको मैं बताऊं, ये जो मंदी का माहौल है और एक्चुअली हाउसिंग का ग्रोथ वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था, उसका अगर आप रीज़न देखें तो RBI ने 3-4 सर्कुलर निकाले। कस्टमर को कहा आप टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी ऐड नहीं कर सकते आपके अमाउंट में, लोनेबल अमाउंट में 70 से 80% तक ही आप लोन ले सकते हैं, जबकि पहले सारा कंबाइन करके 90% लोन होता था। अब इंटरेस्ट रेट चले गए 10.5% पर, जबकि 7.5% पर ये मार्केट उसको एक्सेप्ट करता है और हाउसिंग मार्केट चलता है। तो और डेवलपर्स के प्रोजेक्ट फंडिंग पर एक तो पहले तो CRE के एक्सपोजर पर लिमिट लगा दिया, उसके बाद में रिस्क वेटेज बढ़ा दिया, 1.25 कर दिया। तो उसके कारण बैंकों को अपना रिजर्व यानी पूरा पैसा यूज नहीं करते आता है, तो कॉस्ट बढ़ गया। अब मुझे तो जो वन ऑफ द कल्प्रिट्स है, क्योंकि मैं कहता हूँ 4 रिफॉर्म्स इस देश में चाहिए आपको अगर ये बिलियन हाउसिंग वाली बात करनी है तो। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म चाहिए, सिंगल विंडो क्लियरेंस चाहिए, आर्किटेक्ट को एम्पावर करना पड़ेगा, और ये जो 2-4 साल का पीरियड है उसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, यही 4 बुलेट पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चर्चा के आखिर में बोमन आपसे एक सवाल पूछूंगा। घर खरीदना इंसान का सबसे बड़ा फैसला है, सबसे महंगा फैसला है, और जब वो बायर और सेलर के बीच में बात होती है तो उसको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। हमेशा हम लोगों ने एक डिबेट की है कि कितना ट्रांसपेरेंट है डील,
कितना प्रो बायर है आपका कॉन्ट्रैक्ट जो आप साइन करते हैं, इसमें कितना बदलाव आया है? पहले तो महाराष्ट्र में मोफा एक्ट जो है वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है और काफ़ी बैलेंस्ड एक्ट है। इसमें बायरों की पूरी केयर ली जाती है। कॉन्ट्रैक्ट मेंशंस ऑल द पॉइंट्स और जितने सारे एग्रीमेंट्स होते हैं वो पूरे बाय कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जहाँ पे आपका क्वेरी आती है, मुझे लगता है इट इज़ मोर ऑन द यूनिट ऑफ मेजर, यानी किसको हम स्क्वायर फीट किस तरह से बेच रहे हैं और कौन सी एरियाज बेच रहे हैं। इसमें मैं मानता हूं कि बेसिकली दिस इज मार्केट नॉलेज इज वेरी वेरी क्लियर इसके बारे में, लेकिन ये इशू को आज की तारीख में हमारा इंस्टीट्यूशन जो है MCHI क्रेडाई जो है, वी आर continuously trying to devise a common measure for all developers to work with. So this measure is what, आप अगर कोई भी अच्छे डेवलपर के पास जाए और डेवलपर accredited with us, you will get the same kind of good practices that are followed out there. तो लगातार इस मामले में एक इम्प्रूवमेंट, और हमने एक ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल भी बना रखा है जहां पे अगर बायर इज नॉट हैप्पी तो वो आके हमारे पास उसके बारे में बता सकते हैं, वी विल डेफिनेटली टेक। बिल्कुल, तो हमने होम बायर के सेटिस्फैक्शन की बात कही और हमने पॉलिसी के क्या इंटरवेंशन होने चाहिए इसकी बात कही। कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ समराइज कर लिए हैं, कुछ मैं अभी कर दूंगा मंत्री जी का स्वागत करते वक्त, और मंत्री जी जाहिर है कि इन सारे पॉइंट्स पर हम लोगों को एक अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद। May I please invite our chief guest, Mr. Ajay Maken, to come up to the stage, say a few words. सबसे पहले तो मैं CNBC आवाज़ के अपने साथियों को धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर आज आने का मौका दिया। मैंने आते ही सबसे पहले मैंने ये तय किया कि मुझे किसी भी तरीके से आगे बढ़ने के लिए ये जानकारी इकट्ठा करना ज़रूरी है कि हमारे रियल एस्टेट डेवलपर्स को सबसे बड़ी क्या परेशानी होती है जिसको हम लोगों को हल करना ज़रूरी है। सरकार की तरफ से हम लोग धन की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पे फिगर्स भी डिस्कस हुए होंगे। 1,87,00,000 मकानों के अफोर्डेबल हाउसिंग की कमी हमारे देश के अंदर है। अगर इतनी कमी हमारे देश के अंदर है और हम अगर इन सब को सरकार ही अपने कंधे पे ले ले कि हम इन सब लोगों को मकान बना करके देंगे, तो हमारे कम से कम 7 से 8 लाख करोड़ रुपया हमारे को सरकार को चाहिए बनाने के लिए, और वो हमारे पास में मैं नहीं समझता कि 30-40 साल तक भी इतना पैसा हम लोग उसका जुगाड़ कर पाएंगे कि हम लोग इतना पैसा कर पाएँ। तो इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता मेरा मानना है कि हम लोगों को सबको मिल करके सरकार की तरफ से 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं 45,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार की तरफ से राजीव आवास योजना के अंदर रखा जाए। अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं, बल्कि ये सिर्फ EWS हाउसिंग को टारगेट करने के लिए। और इतना ही पैसा राज्य सरकारों का जब लगेगा तो 80 से 90 हज़ार करोड़ रुपया इन 5 वर्षों के अंदर हम लोग रखेंगे, जो कि हमारे शहरों के अंदर हाउसेस को बनाने के लिए सरकार की तरफ से वो पैसा उपलब्ध होगा। ये मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कुछ लोगों से बात होती है, वो कहते हैं कि अगर हम FAR FSI बढ़ाएंगे तो उस पॉपुलेशन डेंसिटी के नॉर्म्स को हम बढ़ाएंगे तो शहर की खूबसूरती खराब हो जाएगी। शहर की खूबसूरती खराब नहीं होगी, बल्कि शहर की खूबसूरती बढ़ेगी, क्योंकि जो हम स्लम्स देखते हैं वो स्लम्स ही उन्हीं जगहों के ऊपर जाएंगे जहां पर कि हम बढ़े हुए FSI और बढ़े हुए FAR के नॉर्म समझेंगे। अगर भारत डबल डिजिट ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में GDP के जाना चाहता है तो जब तक हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को हम बढ़ावा नहीं देंगे, मोटिवेट नहीं करेंगे, तो हम लोग हायर GDP ग्रोथ ट्रैजेक्टरी की तरफ नहीं जा पाएंगे। ये हम लोगों को समझ लेना चाहिए। और अब आगे बढ़ते हैं। अब वक्त आ गया है सिटी लेवल के अवार्ड से एक पायदान ऊपर उठकर नेशनल लेवल पर रियल एस्टेट सम्मान देने का, जहां सिटी विनर्स के बीच जोरदार मुकाबले के बाद सामने आए हैं नेशनल विनर्स। एब्सोल्युटली। इस नेशनल कैटेगरी का पहला अवार्ड देने से पहले हम मंच पर बुलाना चाहेंगे एक बार फिर से चीफ गेस्ट अजय माकन जी को टू गिव अवे द अवार्ड्स दिस इवनिंग। साथ ही बुलाना चाहूंगा जूरी मेंबर्स जिन्होंने बड़ी मशक्कत से अवार्ड्स चुने हैं, किशोर बियानी जी, MD फ्यूचर ग्रुप, साथ ही देश की जाने मानी कॉर्पोरेट लॉयर जिया मोदी, टू गिव अवे द फर्स्ट सेट ऑफ अवार्ड।
जैसा हम आपको बता चुके हैं कि हमारे सिटी विनर्स से ही हम नेशनल विनर्स का चुनाव कर रहे हैं। रेजिडेंशियल में एक बार फिर दो कैटेगरीज हैं, 100% कंप्लीट और 70% कंप्लीट प्रोजेक्ट्स में अफोर्डेबल, मिड सेगमेंट, लग्जरी एंड अल्ट्रा लग्जरी, जहां पर हमारे 9 शहरों के सिटी विनर्स में जोरदार मुकाबला रहा। साथ ही रिटेल और कमर्शियल कैटेगरी में भी बहुत टक्कर देखने को मिली। अ फर्स्ट नेशनल अवार्ड इन द रेजिडेंशियल कैटेगरी मिड सेगमेंट प्रोजेक्ट का, which is 100% complete, और विजेता है ब्रिगेड गेटवे रेजिडेंसेस बेंगलुरु से। अवार्ड लेने के लिए बुलाना चाहूंगा ब्रिगेड ग्रुप के सीईओ बाला सुब्रमण्यम जी को। Our next award is for Best Luxury Housing and Best Ultra Luxury Housing. इन दोनों अवार्ड्स को जीतने का सम्मान पुणे शहर को मिला है। बेस्ट लग्जरी हाउसिंग के दावेदार है Lungkard Skyview. Can I please invite Mr. Amit Lungkard, MD of Lungkard Realty, to collect this prestigious award? बेस्ट अल्ट्रा लग्जरी हाउसिंग के लिए अवार्ड जीता है पुणे के अमर रेनेसांस ने। इस अवार्ड को लेने के लिए बुलाना चाहूंगा अमर बिल्डर्स की सीएमडी मिस्टर अमर मांजरेकर जी को। Now it's time to felicitate those winners who have completed their project more than 70%. इस कैटेगरी में पहला अवार्ड जाता है बेस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग को। इस कैटेगरी में मुकाबला तो बहुत ज्यादा कड़ा था, इसीलिए विजेता एक नहीं 2 निकल आए हैं। I'm going to announce them in no particular order. The first winner is City Corporation Limited, Pune se, for their Amanora residential project, which is in Sector R5. Can I please have Aniruddha Deshpande, MD City Corp. The second winner in the same category is from NCR for their project Ashiana Angan, Mr. Vishal Gupta, Managing Director, Ashiana Housing and Finance. Can we please have you on stage to collect this award? And Mr. Biani and Miss Modi, thank you so much for doing the honors. अवार्ड्स का ये सिलसिला आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कौन है वो राष्ट्रीय विजेता जिनके प्रोजेक्ट्स 70% तैयार है मिड सेगमेंट हाउसिंग में। विजेता घोषित करने के लिए स्टेज पर पहले बुलाना चाहूंगा राम रत्ना ग्रुप के एमडी त्रिभुवन काबरा जी को, अनिल उन्याल सीईओ सीएनबीसी टीवी 18 एंड सीएनबीसी आवाज, और रियल एस्टेट अवार्ड्स के हमारे जूरी मेंबर मिस्टर अरुण नंदा को। बेस्ट मिड सेगमेंट हाउसिंग 70% कंप्लीट के नेशनल विनर है मुंबई के कल्पत्रु गार्डन्स। ये अवार्ड लेने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी कल्पत्रु बिल्डर्स के सीएमडी मिस्टर पराग मनोज को। और चलिए इस कैटेगरी का अगला अवार्ड है बेस्ट लग्जरी हाउसिंग 70% कंप्लीट, and the winner for this Pebble Bay from Bengaluru. To collect the award, I request Mr. Deepak Raheja, MD, The Advantage Raheja. और अब वक्त है उस विजेता को जानने का जिसने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट 70% कंप्लीट अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के नेशनल लेवल पर बाजी मारी है। ये है एनसीआर में बन रहा डीएलएफ का प्रोजेक्ट क्वींस कोर्ट। अवार्ड लेने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी डीएलएफ के वीपी एंड हेड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस मिस्टर संजय रॉय को। अवार्ड्स के शाम की अगली कैटेगरी है कमर्शियल एंड रिटेल रियल एस्टेट की। अवार्ड अनाउंस करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी सीएनबीसी आवाज के एडिटर इन चीफ मिस्टर संजय पुगलिया को। कमर्शियल एंड रिटेल रियल एस्टेट का कैटेगरी का पहला अवार्ड है बेस्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए, और यह अवार्ड जीता है डीएलएफ के चेन्नई ITSCZ ने। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी अवार्ड लेने के लिए डीएलएफ के एमडी श्री रमेश सांका जी को। And now it's time to see who is the winner for the best retail project, and this award goes to Mr. Sanka. I would request you to please come on stage. It's a hat trick for you. Thank you Arun Nanda ji हमारे साथ stage पर आने के लिए. And now I request Mr. Mangal Prabhat Lotha to come on stage and to give away the awards.
जब कोई भी अपना घर खरीदता है तो वो अपने बिल्डर से उम्मीद रखता है एक दोस्ताने बर्ताव की, जहां वो उसके साथ अपनी बात रख सके। और ऐसे ही बिल्डर जो अपने ग्राहकों के दिल में जगह बनाने में कामयाब रहते हैं, उन्होंने जीता है हमारा अवार्ड फॉर द मोस्ट कंज्यूमर फ्रेंडली डेवलपर्स का। और इस साल इस अवार्ड के विजेता हैं पूना के मगरपट्टा टाउनशिप डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। मैं अनुरोध करूंगी श्री सतीश मगर जी से कि वो मंच पर आए और अपना अवार्ड लें। Congratulations मगर जी। और अब वक्त है अगला अवार्ड देने का, जो है बेस्ट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का। और इसका खिताब जीता है चेन्नई के महिंद्रा SEZ ने। आई रिक्वेस्ट मिस स्मिता न्योगी, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, टू प्लीज कम ऑन स्टेज एंड रिसीव द अवार्ड। Thank you, Mr. Lodha, for doing the honors. I would like to request Mrs. Kirti Kabra, Director, Ram Ratna Group, to come on stage. आजकल ग्रीन रेवोल्यूशन का ज़माना है और क्यों ना हो, ग्लोबल वार्मिंग को अगर कम करना है तो हमें कुछ कदम ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ और बढ़ाने होंगे। इसीलिए ग्रीन रेवोल्यूशन को प्रोत्साहन देने के लिए रियल एस्टेट अवार्ड्स में शामिल किया गया है ग्रीनेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड। और इस कैटेगरी का पहला अवार्ड है बेस्ट रेजिडेंशियल ग्रीनेस्ट प्रोजेक्ट का, और यह अवार्ड जाता है मगरपट्टा टाउनशिप डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन कंपनी लिमिटेड को। I'd like to call on stage Satish Magarji to collect this award once again. बेस्ट ग्रीनेस्ट प्रोजेक्ट कैटेगरी का दूसरा अवार्ड है बेस्ट कमर्शियल ग्रीनेस्ट प्रोजेक्ट का, और इस अवार्ड को जीता है बेंगलुरु के ट्राइटेक पार्क ने। आई रिक्वेस्ट डी कुपेंद्र रेड्डी, डायरेक्टर RGS सॉफ्टवेयर सिस्टम, एंड सुनील रेड्डी जी, डायरेक्टर प्रोजेक्ट पिरामल प्रोजेक्ट्स, टू कलेक्ट दिस अवार्ड। Our next category is the best integrated project, and the winner for this category is none other than, once again, Magarpatta City. I'd like to call Satish Magarji to collect this award. अगला अवार्ड है बेस्ट मैनेज्ड प्रोजेक्ट्स का। इस अवार्ड के हकदार हैं सिटी कॉर्पोरेशन पुणे का प्रोजेक्ट अमनोरा पार्क। मैं कॉल CMD द सिटी कॉर्पोरेशन अनिरुद्ध देशपांडे साहब once again to come on stage and collect this award. इस शाम का अगला अवार्ड है मोस्ट रिलायबल बिल्डर। यह अवार्ड चुना गया है एक सर्वे के जरिए, जिससे हमने CNBC आवाज और इंटरनेट के जरिए लोगों से मोस्ट रिलायबल बिल्डर के बारे में राय मांगी, जिसका जवाब देने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा तादाद में SMS आए, और जिस नाम पर लोगों ने सबसे ज्यादा भरोसा जताया है वो है बेंगलुरु के शोभा डेवलपर। And thank you, Mrs. Kabra, for joining us on stage. And to give away the next set of awards, I'd like to call Shri Gopal Krishna Kabra, President, Ram Ratna Group, to come on stage and join Makanji and Pugalia ji. It's time to start up with our next category of awards, which is for contribution to the real estate industry. Contribution इस category में सबसे पहला award जाता है Architect Choice Award, और ये award जाता है बेंगलुरु में ब्रिगेड के प्रोजेक्ट ब्रिगेड गेटवे को। I'd like to call on stage Naresh Narasimhan, Principal Architect, Venkat Ramanan Associates, to collect this prestigious award. I'd like to call on stage Pradeep Pandya, Banking Editor, CNBC Awaaz, to join our guests to give away the next set of awards. And now it's time for another category which makes big contribution to the industry, that is banking. इस category में पहला award है Best Home Loan Provider का, और इसके लिए भी हमने लोगों के बीच एक सर्वे कराया जिसमें सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं State Bank of India को। To collect this award,
I'll request Mr. R.K. Saraf, Deputy Managing Director, Customer Strategy and New Business to come on stage. बैंकिंग कैटेगरी का अगला अवार्ड है बेस्ट रियल एस्टेट फंड एंड फंड मैनेजर और ये अवार्ड जाता है HDFC रियल एस्टेट PMS और इसके फंड मैनेजर मिस्टर विपुल रुंगटा को। मिस्टर विपुल रुंगटा प्लीज स्टेज पर आ जाइए एंड वी कैन हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द टीम एंड मिस्टर रुंगटा। और अब वक्त है सम्मानित करने का उस राज्य को जिसने आम लोगों को सस्ता घर देने के लिए न सिर्फ बेहतरीन नीतियां बनाई हैं बल्कि उनके एग्जीक्यूशन पर भी गंभीरता से काम किया है। इसी के तहत आज हम सम्मानित करने जा रहे हैं राजस्थान को, जहां अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए PPP मॉडल 50 शहरों में मास हाउसिंग प्रोजेक्ट और मुख्यमंत्री शहरी BPL आवास योजना जैसी स्कीम के जरिए अर्बन हाउसिंग में बेहतरीन काम करके दिखाया है। बेस्ट स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव का सम्मान लेने के लिए मैं आमंत्रित करती हूं गुरदयाल सिंह संधू, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन हाउसिंग, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान।